हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक भैया का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो कि हमारे कॉलेज के थर्ड ईयर के, और उनका एक इंटर्नशिप लगे बहुत ही हाईएस्ट अमाउंट में, और उनसे बहुत ही मुश्किल से इंटरव्यू की डेट मिली है। तो यार जो भी बच्चे देखते हैं यार उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ मोटिवेशन समझना। और जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, तो उसी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, भैया आ चुके हैं और अब भैया का इंटरव्यू शुरू करते हैं। भैया कुछ अपने बारे में बता दो, थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा बच्चों को। हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ प्रसाद है और मैं अभी थर्ड ईयर बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में, यहाँ IIIT कॉलेज में। ओके भैया, सो बेसिकली आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे, थोड़ा डीपली, आप कहाँ से हो, कैसे आए हो? ओके यार, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन झारखंड रांची में हुई थी और उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मैं देहरादून चला गया। 10th तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी और 10th के बाद मैं साइंस लेकर के पढ़ना चाहता था और इसलिए फिर मैं दिल्ली आ गया और 11th 12th मैंने टेगो इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई करी। दिल्ली के? 12th के बाद हाँ, दिल्ली में वसंत विहार में लोकेटेड है। और 12th के बाद फिर मैं IIIT दिल्ली में जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गई। ओके तो दैट्स हाउ इट वेंट। ओके, सो भैया आपको वैसे टैगोर जो आपका कॉलेज है, स्कूल है, जो 11 12 आपने की थी, आपको शायद स्कॉलरशिप भी मिली थी ना उसमें? वो स्कॉलरशिप नहीं थी, वो एक्चुअली वो प्रिंसिपल की तरफ से प्रोविजन था कि उन्होंने फीस लेने से मना कर दिया था और फिर उन्होंने कोई फीस ली नहीं मुझसे। तो दैट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलीफ गिवन बाय द प्रिंसिपल। ओह या, गुड गुड गुड। ओके, सो भैया आपने जैसे कि 12वीं करी, उसके बाद आपने ड्रॉप किया था ना एक साथ, कि ड्रॉप नहीं किया? नो, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि मैं शुरू में सोच रहा था कि ड्रॉप करना चाहिए और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, पर बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बताया था कि ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। और पहले 2-3 महीने मैंने पहले से अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू किया और जब एग्जाम का डेट आया तो आई परफॉर्म्ड वेल। और उनके डिसीजन को मैं आज भी याद करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो नेक्स्ट ईयर से ही पैंडेमिक शुरू हो गया था और बहुत सारे ट्विस्टेड और चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो अच्छा हुआ कि मैंने उस वक्त एग्जाम दे दिया था और मेरी मतलब स्टडी थोड़ी भी हिंडर नहीं हुई। या बहुत सही, मतलब क्योंकि पैंडेमिक के कारण मुझे भी पता है, क्योंकि मेरा भी जनवरी में अच्छा गया था, लेकिन पैंडेमिक जैसे लग गया था ना, उसके बाद मेरा भी बेकार हो गया था पेपर। तो मतलब हाँ सही है आपका भी। 12th मतलब आपने 12th में पेपर की बात नहीं है, फॉर्मेट भी बिल्कुल चेंजेस आ गए थे फॉर्मेट में। और इसके अलावा बहुत नए नए प्रोविजन आने शुरू हो गए थे जो पहले के प्रोविजन से बहुत ही डिफरेंट थे। तो इसलिए एटलीस्ट अच्छा हुआ कि मैंने उस ईयर एग्जाम दे दिया था और कंटिन्यूड रहा अपनी स्टडीज में। हाँ मतलब बहुत सही है, क्योंकि आपने मतलब एक ही बार में क्रैक कर लिया 12th के। मतलब फिर भी कितने परसेंट आपके जो आए थे, मतलब जो भी आपके नंबर जेईई मेंस में, कुछ आपको अप्रोक्सीमेट याद है यार? जेईई मेंस में परसेंटाइल आते थे उस वक्त, तो मेरे 93.1 परसेंटाइल था और इसके अलावा 12th में मेरे 93.4% थे। ओह गुड गुड, बहुत सही है वैसे तो फिर। अच्छा भैया, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी बेसिकली 10th तक? So hi, all the subjects which were there in my primary level and in जो मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, so all the subjects were in हिंदी only। तो तब तक मेरी पढ़ाई बिल्कुल हिंदी में हो रही थी। वो चेंजेस तब आए जब मैं 11th में आया था टेगो इंटरनेशनल स्कूल में। तो यहाँ पे एकदम से चेंजेस आ गए क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बोल रहे थे और सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। तो वो जो टर्म था, that helped a lot to grab the concepts and become familiar in that sort of environment। हाँ मतलब आपको परेशानी तो हुई होगी बहुत ज़्यादा लेवल पे, कि एकदम से हिंदी में इंग्लिश आ जाना, मतलब पूरा ही चेंज हो जाना सब कुछ। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि शुरू में भी लाइक इतना ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, पर हाँ मतलब ऐसे चेंजेस आ गए थे कि कुछ कॉन्सेप्ट होते थे मैथ्स में जो हमने 10th तक पढ़ाई करी थी। तो 11th में आने के बाद एक बार ऐसा हुआ था कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड में उसे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि एक टैंजेंट ड्रॉ करो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टैंजेंट का मतलब पता नहीं था क्योंकि हिंदी में हम उसे वृत्त पर स्पर्श रेखा बोलते थे। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या पूछ रही है। तो मैंने पूछा ये होता क्या है, तो शी वाज लाइक कि डोंट यू नो व्हाट टैंजेंट इज। तो ऐसे कभी-कभी अनकंफर्टेबिलिटी आ जाती थी, पर उतनी भी डिफिकल्टीज नहीं आई लाइक, और बाद में मैंने। तो मतलब जो बच्चे अभी हिंदी मीडियम से 10वीं मतलब 12th भी हिंदी मीडियम से करके आ रहे हैं और आगे अगर
जैसे जेई मेंस या फिर कुछ भी इंजीनियरिंग करना चाहता है किसी बड़े कॉलेज से, तो मतलब वो कर सकते हैं? उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम आगे जा करके, मतलब अगर उन्हें यार 12th तक हिंदी देखो में करनी है? 10 तक तो ठीक है, बट अगर 11th एंड 12th में मैथ्स और साइंस को अगर हिंदी में पढ़ता है तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि जो भी टर्म्स वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं हिंदी में, वो आगे किसी भी पेपर्स में या फिर एग्जाम्स में यूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और लोग भी बहुत कम है जो उनको यूज करते हैं, तो बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने में और सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर 11th 12th में आपने इन सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ा हो तो। 10th तक का चलता है, बट 11th 12th से आपको स्विच होना ही पड़ेगा अगर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जा रहे हो, या फिर किसी भी लाइक मैथ और साइंस में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, हाँ मतलब हिंदी में बहुत दिक्कत है। वैसे आपने तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर ली अच्छी, क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, तो मतलब वो बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं 12th तक, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि यार मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो क्या मैं जेई मेंस कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, मतलब इश्यूज़ तो आते हैं, क्योंकि दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इंग्लिश में होता है सारा पेपर, तो उसको प्रॉब्लम तो होगी पेपर देने में। तो वैसे भी अगर एक सवाल और पूछूं, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो ट्रिपल आईटी दिल्ली में राइट नाउ, और हॉस्टल में भी रह रहे हो, तो आपको क्या ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में थोड़ा बताओगे बच्चों को, मतलब है क्या ये कॉलेज असलियत में, किस लेवल पे है, कितना अच्छा है बच्चों के लिए, और कितना अच्छा मतलब इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ होने वाली है? यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर देखेंगे तो कॉलेज ने पिछले 10-12 सालों में जो ग्रोथ किया है वो रियल में रिमार्केबल है, ठीक है। किसी भी कॉलेज के लिए इतना आसान नहीं होता, बाकी कॉलेजेस को लाइक प्लेसमेंट लेवल पे भी चाहे तुम देख लो, रिसर्च लेवल पे देख लो, और कोडिंग कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लेवल पे भी देख लो, तो बड़े बड़े कॉलेजेस आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई उनको टक्कर देता है। और अम, हर एक लेवल पे लाइक जो ग्रोथ इसने करी और वो नोटिफाइंग है और उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बस यहाँ की दो तीन ड्रॉबैक्स ये है कि यहाँ पे यार फीस बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक बात देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कि जो लोग मैनेज कर सकते हैं वो अप्लाई करें, अदरवाइज डीटी और एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेज है। पर हमारे कॉलेज में यार प्लेसमेंट्स को लेकर के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, और जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हॉस्टल की फैसिलिटीज सुपर्ब है। और अगर ये सिलेबस वाइज भी देखे तो ये लोग वो पैटर्न फॉलो करते हैं जो वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी में फॉलो किए जाते हैं, तो यहाँ का सिलेबस बिल्कुल ही अपडेटेड है। आप वो चीजें नहीं पढ़ रहे होगे जो पुरानी चीजें, जैसे आईआईटी दिल्ली और बाकी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं डीटीयू इंटर कॉलेज में, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे शुरू से आपको कोर सब्जेक्ट में एंगेज कर दिया जाता है। पहले 2 साल में सारे कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और बाद के 2 साल आपके लिए इलेक्टिव्स के लिए होते हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर सकते हो। तो मतलब एज कम्पेयर टू एनएसआईटी डीटीयू इसके कोर्स थोड़े अच्छे हैं, और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एनएसआईटी और डीटीयू के मुकाबले में कैसा है ट्रिपल आईटी दिल्ली? देखो, दोनों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फर्क है, लाइक वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और हमारा कॉलेज भी धीरे धीरे करके इसको ग्रो कर रहा है, पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ज्यादा है नहीं। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद हमारे कॉलेज का कम हो, बट अगर ओवरऑल परसेंटेज देखना चाहोगे तो वो लोग हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, कॉलेज की साइट पे, कि सीएसई, सीसैम और इन सब की प्लेसमेंट हर साल अराउंड 100% होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अराउंड 92%, 90%, तो इसके अराउंड होती है। तो इस लेवल पे भी अगर कोई देखे तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत सही है। और मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो ऑफिशियली अच्छे ही हैं बाकी कॉलेजों के मुकाबले, और जैसे कि इंटर्नशिप जहाँ पे अभी लग रही है, जैसे कि ओके, तो एवरेज इंटर्नशिप का पैकेज कितना मिल रहा है कॉलेज में हमारे समय ट्रिपल आईटी दिल्ली में एवरेज? यार इसका कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर कैलकुलेट करने वाली बात आ जाती है। अलग अलग कंपनीज आती है और वो अलग अलग पैकेज ऑफर करती है, जैसे कि इट डिपेंड्स, राइट। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग पैकेज शेड्यूल होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है इसके रिगार्डिंग। वैसे अभी तक हमारे कॉलेज में कितना हाईएस्ट इंटर्नशिप पैकेज किसी ने उठाया? ये भी वही बात होती है, अगर हाईएस्ट बात कर रहे हो तो अभी तक कौन कौन है जो लाइक कौन सी कंपनीज में हैं लोग, जैसे कि टावर रिसर्च है, गूगल है, अगर इनमें लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एवरेज पैकेज है 1 लाख के अराउंड तो होता है, वो भी इंटर्नशिप में। हाँ, इंटर्नशिप में। ओके, तो मतलब ये तो बहुत सही है बेसिकली। वैसे भी अगर आपकी जैसे कि भैया की यार इंटर्नशिप लग चुकी है ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट में, तो भैया आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बताओगे, कैसे लगी, आपने कैसे प्रिपरेशन करी, आपने 3rd ईयर में इंटर्नशिप क्रैक कर ली, तो आगे जो आने वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में जो आएंगे
उनको मतलब क्या बताना चाहोगे, कैसे वो पढ़ाई करें कि थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में उनकी इंटर्नशिप लगना चालू हो जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर नहीं पाते। क्या क्या वो पूछते हैं इंटर्नशिप में, किस तरह से उनका पैटर्न होता है इंटर्नशिप का, कुछ ऐसा बताना चाहोगे? तो फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको अपने कोर सब्जेक्ट में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत होती है तो प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा ना सोचे तो बेटर होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे सेकेंड ईयर शुरू होता है तब तक प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। लाइक बेसिकली पैटर्न क्या होता है इंटर्नशिप के इंटरव्यू का या फिर कोडिंग टेस्ट का? डेटा स्ट्रक्चर है, सिर्फ वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में हम कंफर्टेबल हो चुके हैं और हमने कोडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग को एक एज है उसके ऊपर और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, पर बहुत लोगों को ये पसंद नहीं होती तो वो सिर्फ डीए से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे सेकंड ईयर शुरू होता है तो लीड कोड पे जाकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। डीएसए के हर एक टॉपिक पिकअप कर लो, स्टैट्स हो गए, क्यूज हो गए, लिंग्विस्ट हो गए, देन ट्री के टॉपिक्स ले लिए, ग्राफ्स ले लिए, हीप्स ले लिए, हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चंस निकालो अलग से और लीड कोड पे जाकर के प्रैक्टिस करो या गीक फॉर वीक्स में प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं और जैसे इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो अराउंड लाइक 300 to 400 क्वेश्चन होते हैं। अगर हमने वो कर लिया है, हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आगे के लिए हम रेडी हो जाते हैं। और फिर जो क्वेश्चन की कंपनी पूछती है हम उनको आंसर देने के लिए रेडी हैं। पर हाँ, कुछ कंपनीज होती है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछती है और उसके लिए आपको रियली में प्रोवाइड करना पड़ेगा अलग से। मतलब वो थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है, पर अगर आप उसे भी कर लेते हो तो 100% प्रिपेयर हो जाओगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अलग से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी और वो एनालिसिस एल्गोरिथमिक डिजाइन के अंदर आता है। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर हम ढंग से पहले से ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ना तो हमारी ऑलमोस्ट थर्ड ईयर तक इंटर्नशिप लग जाएगी, वो भी अच्छे अमाउंट की। तो भैया आप अपने इंटर्नशिप जैसे आप ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है, पर हाँ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली एक प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी न किसी कंपनी को क्रैक कर लोगे। ओके, तो मतलब वैसे आपकी जो इंटर्नशिप लगी, कुछ बताओगे आपकी इंटर्नशिप कौन सी कंपनी में लगी? तो मैं बताता हूँ। लाइक मेरी अभी यार रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मुझे मिली है। तो माइक्रोसॉफ्ट हर साल एक इंगेज प्रोग्राम लॉन्च करता है। इंगेज प्रोग्राम क्या है कि वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं कोडिंग और एक क्वेश्चन एक टेस्ट के बेसिस पे, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑब्वियसली। तो अगर उस टेस्ट को हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर वो हमें इंगेज प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट, मतलब एक ही प्रोजेक्ट में हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग वो इंगेज करते हैं। जैसे हमारे टाइम का टॉपिक था कि हमें एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का क्लोन डिजाइन करना था और उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स थे जो हमें इम्प्लीमेंट करने थे। तो हमने जब उसे सबमिट किया तो उसके बेसिस पे मुझे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लिया उन्होंने और मुझे कोडिंग टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ा जब कॉलेज में कंपनी आई थी प्रोसेस के लिए। तो बाकी स्टूडेंट्स ने कोडिंग टेस्ट दिया था, पर जो इंगेज के मेंबर्स थे उनको कोडिंग में अपेयर होने की जरूरत ना पड़ी, हम डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गए। तो फर्स्ट राउंड हुआ, उन्होंने उसमें डेटा से स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। सेकेंड राउंड हुआ, उसमें उन्होंने लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और थर्ड राउंड हुआ फाइनली, जिसपे उन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे थे और हैश मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। और फिर फाइनली आई गॉट द कंफर्मेशन दैट आई हैव गॉट द ऑफर। ओह, सो दैट्स रियली नाइस। तो ओके, मतलब ये तो बहुत सही है कि आपने थर्ड ईयर में ही क्रैक कर लिया। वही माइक्रोसॉफ्ट बच्चे तो सपने देखते हैं उसके प्लेसमेंट में ये तो बहुत ही सही है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप बेसिक इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो ना तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। डेफिनेटली एनीवन कैन क्रैक इट। हाँ, ये बात तो ठीक है। ओके, सो वैसे भैया जैसे कि अभी कॉलेज में आप तो हो, तो कुछ बताओगे जैसे कि कॉलेज में आते हैं बच्चे कुछ आए ऐसी जगह से जिन मतलब अकेला बच्चा पढ़ रहा हो, तो उसको यहाँ पे आके कंफर्टेबल फील होगा? जैसे कि कोई बच्चा उसकी मदद, यहाँ पे सीनियर्स होते हैं तो वह उसकी मदद होगी। मतलब जैसे बच्चे आएंगे तो कुछ बच्चे अकेले होते हैं, उनको ज़्यादा बात नहीं करना आता और वो मुसीबत में भी है, तो यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि वो बच्चों की हेल्प अपने आप ही करेंगे? मतलब सीनियर्स अगर जाके कुछ हेल्प मांगेंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे। यार कॉलेज और स्कूल ऐसे ही प्लेस होते हैं ना जहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना सीखते हैं। जरूरी नहीं कि सब काम में आप एक्सपर्ट ही हो। तो जब यहाँ पे शुरू में आते तो ये इंश्योर करना चाहिए कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, सबके साथ आप बात कर रहे हो और जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है तो कोई भी काम में आपको डिफिकल्टीज नहीं आती। और जहाँ तक सीनियर्स की बात है तो सीनियर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं
और वो डेफिनेटली हेल्प करता है अगर आप उनके पास जाओगे किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो वो दैट इज नॉट एन इशू। पर जब भी शुरू में आप आते हो तो थोड़ा सा एक टाइम होता है कि आप भी एक्सप्लोर करो और थोड़ा इंट्रोवर्ट होने की बजाय आप थोड़ा सोशलाइज करो खुद को बाकी लोगों के साथ, और ये आपको आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होगा आगे लाइफ के लिए भी और कॉलेज में जो असेसमेंट प्रोसेस के लिए। ओह हाँ ये तो क्योंकि बहुत बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और बहुत बच्चे मतलब मुसीबत में पड़े रहते हैं, अपने आप पे लोड बढ़ाते रहते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो पूछते नहीं किसी से कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। सोचते हैं कि पूछने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पूछने से मैं शर्मिंदा होऊंगा, इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे बहुत होते हैं जो सोचते हैं और अंदर ही अंदर तब तक प्रॉब्लम है जब तक आप इसे शेयर नहीं करते किसी और के साथ। आप किसी को बताओगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा ना, और आप खुद से एक्सप्लोर तो कर ही रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब ये है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जो ऐसा करते हैं। तो गाइज भैया का ये इंटरव्यू तो हमने ले ही लिया, ऑलमोस्ट जितनी बातें थी सब पूछ ही लिए। ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपके मन में हो सवाल तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली भैया भी उस पर रिप्लाई कर देंगे आपका। ओके सो गाइज चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भैया, बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक और। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आई एम विशिंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मेहनत करते रहो यार, डेफिनेटली यू विल गेट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द अपकमिंग टाइम। और जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, एक्सप्लोर इट टू ऑल पॉसिबल एक्सटेंट। ओके गाइज, थैंक यू। और गाइज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम डायरेक्टली बच्चों की हेल्प कर रहे हैं हर तरह से, जैसे कि काउंसलिंग हो गया, एडमिशन से रिलेटेड हो गया, और भी कैसे कॉलेज को ढूंढना है, इंजीनियरिंग फील्ड के हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बच्चों को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और ज्वाइन करो, और किसी भी तरह के इश्यूज हो जस्ट मैसेज मी। ओके, तो यार मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और एक न्यू इंटरटेनमेंट और कुछ नया कंटेंट के साथ। ओके, तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।